हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विथ ग्रेड्स में। ये हमारा एमपी पटवारी बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज में 9th वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है। तो ऑप्शन देखते हैं। नींबूसाइटस कैंकर रोग या हेपेटाइटिस बी या हैजा रोग। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक तथा तीन या एक तथा दो दोनों। तो इसका सही आंसर है केवल एक। नींबूसाइटस कैंकर जो है यह एक पादप रोग है। यह बैक्टीरियम जेंथोमोनास के कारण होता है जो नींबू वंश की प्रजाति के पौधों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पादप रोग है। तो ऑप्शन देखते हैं। नींबूसाइटस कैंकर रोग या गेहूं की रस्ट रोग या भिंडी की पीत रोग। तो ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक तथा तीन या सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है सभी सही है। ये सभी पादप रोग हैं। अगला प्रश्न है। किस प्रकार के पौधों में शाखाएं कठोर तने के आधार के समीप से निकलती है? प्रश्न है किस प्रकार के पौधों में जो शाखाएं हैं वो कठोर तने के आधार के पास से निकलती हैं। तो ऑप्शन हैं झाड़ी, शाख, वृक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं कठोर तने के आधार के पास से निकलती हैं। ऐसे पौधों को झाड़ियां कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है। तो ऑप्शंस देखते हैं। लसिकाणु जिन्हें लिम्फोसाइट भी कहते हैं या लोहित कोशिका या शुक्राणु या अंड कोशिका। तो इसका सही आंसर है लोहित कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश पौधों को आमतौर पर कितने समवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? पूछा जा रहा है कि अधिकांश पौधों को आमतौर पर कितने समवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। 3, 1, 5 या 7। तो इसका सही आंसर है 3 समवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पौधों का जीवन काल इसके अंकुरण के साथ शुरू होता है। पौधों को उनके जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पहला है वार्षिक पौधे, दूसरा द्विवार्षिक पौधे और तीसरा सदाबहार पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य क्या है? प्रश्न है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश ऊर्जा का इनमें से विशेष कार्य क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोफिल को सक्रिय करना या ऑक्सीजन का निर्माण करना या जल को सोखना या कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। इसका जो है एक विशेष कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, सेंट्रोजोम में या न्यूक्लियस में। तो इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। यह छिद्र क्या है? प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से होता है। यह छिद्र क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। हरित लवक, रंध्र, पर्णहरित या रिक्तिका। तो इसका सही आंसर है रंध्र। रंध्र पौधे के ऊतकों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय में मदद करते हैं। हवा गैसीय विसरण द्वारा इन छिद्रों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार से लिया जाता है? प्रश्न है पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में या
कार्बनिक पदार्थों के रूप में या सीधे वायुमंडल से लिया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, केवल एक सही है तथा तीन, या केवल एक तथा तीन, या केवल दूसरा तथा तीसरा। तो इसका सही आंसर है केवल एक तथा दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? पूछा जा रहा है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे अपने रंध्र को क्यों बंद कर देते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, या पानी के नुकसान को रोकने के लिए, या संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, या कोई विकल्प इनमें से सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, पानी के नुकसान को रोकने के लिए पौधा जो है रंध्र को बंद कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन कहलाता है? प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, स्थानांतरण या सांद्रण। तो इसका सही आंसर है स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील उत्पादों के परिवहन को स्थानांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन के समय कौन सा प्रक्रम जो है जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है? प्रश्न है, दिन के समय कौन सा प्रक्रम है वो जो जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, या वाष्पीकरण, या चूसण, या स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। दिन के समय जब पौधे के स्टोमेटा खुले रहते हैं तो जाइलम में जल संचालन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एक प्रमुख बल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं जो है वह प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं वो प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, केवल बाएं सतह, केवल जड़ें, बाह्य भाग तथा जड़ें दोनों, या न तो बाह्य भाग न ही जड़ें। तो इसका सही आंसर है केवल बाह्य जो सतह रहती है वो मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े बड़े रंगीन धब्बे डैश कहलाने वाली सहजीवी जीवों के रूप का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं, एफिड्स, लाइकेन, एग्रेट्स या श्रिम्प। तो इसका सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का एक घटक नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा फ्लोएम का एक घटक नहीं है? तो ऑप्शन हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, वाहिनिका, या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर है वाहिनिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा पुष्प के जननांगों के सही युग्म को दर्शाता है? प्रश्न है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा पुष्प के जननांगों को सही युग्म में दर्शाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बाह्य दल तथा पंखुड़ी, बाह्य दल तथा स्त्री केसर, या पुंकेसर तथा स्त्री केसर, या पंखुड़ी तथा पुंकेसर। तो इसका सही आंसर है पुंकेसर तथा स्त्री केसर। पुंकेसर जो है पुष्प के नर प्रजनन प्रणाली और स्त्री केसर मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर डैश जाना जाता है? पूछा जा रहा है, पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, एवोकाडो, संतरा, तरबूज या अंगूर। तो इसका सही आंसर है एवोकाडो के नाम से जाना जाता है। एवोकाडो जो है नाशपाती के आकार का एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह अपने अनोखे स्वाद और कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवकों के जीवों के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शंस देखते हैं, पूरा वनस्पति शास्त्र, मानव जाति वनस्पति विज्ञान, या वृक्ष का विज्ञान, या परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन। तो इसका सही आंसर है परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है
तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं, चौगुना, दोगुना, आधा या एक चौथाई। तो इसका सही आंसर है चौगुना। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? प्रश्न है, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई जो है उस पर क्यों तैरती है? तो ऑप्शन देखते हैं, जब वह पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी, या सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, या उसके पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, या उसके आकार के कारण। तो इसका सही आंसर है उसके पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? प्रश्न है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शंस हैं, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? प्रश्न है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का जो ब्लॉक है वो पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? ऑप्शन है, ऊपर उठ जाएगा, या नीचे गिर जाएगा, या उतना ही रहेगा, या पहले गिरेगा और फिर उठेगा। तो इसका सही आंसर है पानी का स्तर उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के किसी किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? प्रश्न है, यदि पानी को गर्म करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन में क्या होगा? ऑप्शन है, अनुक्रमिक वृद्धि होगी, या अनुक्रमिक कमी आएगी, या बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, या घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। इसका सही आंसर है घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अगला प्रश्न है, जब बर्फ के दो घनों यानी कि क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलने से मिलकर जो है एक हो जाने का क्या कारण है? प्रश्न है, जब बर्फ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबा दे तो उनके मिलकर एक हो जाने का क्या कारण है? तो ऑप्शंस है, वॉन्डर वॉल बल के कारण ऐसा हो रहा है, या द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ऐसा हो रहा है, या हाइड्रोजन आबंध, या सहसंयोजक आकर्षण। तो इसका सही आंसर है सहसंयोजक आकर्षण के कारण ऐसा हो रहा है। एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजन बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के जो कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बर्नौली का नियम, या पोसियल्स का सिद्धांत, या पास्कल नियम, या आर्किमिडीज का नियम। तो इसका सही आंसर है पास्कल का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वायु दाब मापी यंत्र जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं की रीडिंग में अचानक तेजी से जो है गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम। प्रश्न है, यदि वायु दाब मापी यंत्र जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बहुत गर्म होगा मौसम, या अत्यधिक तूफानी होगा मौसम, या शीतलहर वाला मौसम होगा, या कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला मौसम होगा। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक तूफानी वाला मौसम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बस जो है सहसा मुड़ती है तब बस बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन देखते हैं, उस पर बाहर की ओर कर्षण लगेगा, या गति का जड़त्व होगा, या संवेग में परिवर्तन, या त्वरण में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व जो है यह न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल जो है किस कारण से ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ऑप्शन देखते हैं, तेल बहुत हल्का होता है, या बत्ती में से तेल का विसरण होता है, या पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण ऐसा होता है, या केशिकी क्रिया परिघटना के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर है केशिकी क्रिया परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है वह ऊपर की ओर चढ़ता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका क्या कारण है? प्रश्न है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हैं, तेल पानी से हल्का होता है, या तेल अधिक श्यान होता है, या तेल पानी में नहीं घुलता है, या तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर है, तेल का जो पृष्ठ तनाव है यह पानी से बहुत कम होता है, इस कारण से तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा इनमें से किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ऑप्शन है, आर्किमिडीज ने, फैराडे ने, न्यूटन ने, या गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। अगला प्रश्न है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो ऑप्शंस देखते हैं, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, या गुरुत्वाकर्षण किंतु किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, या कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका सही आंसर है, कक्षा में त्वरण जो है बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु को जो है पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, उसके द्रव्यमान जो है बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, या भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, भार बदल जाता है परंतु जो द्रव्यमान है वह उतना ही रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रश्न है, जब कोई जहाज है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या वह उसी स्तर पर रहता है, या वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इसका सही आंसर है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। पूछा जा रहा है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है किनके द्वारा? तो ऑप्शन है, पवनों के द्वारा, या गुरुत्व द्वारा, या बादलों द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका सही आंसर है, गुरुत्व द्वारा वायुमंडलीय हवा जो है वह पृथ्वी पर रखी जाती है। अगला प्रश्न है, पहिए में बाल बेयरिंग का क्या काम होता है? प्रश्न है, पहिए में बाल बेयरिंग का क्या काम होता है? तो ऑप्शन है, घर्षण को बढ़ाना इनका काम है, या गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या मात्र सुविधा के लिए होते हैं। इसका सही आंसर है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना इसका जो है काम होता है। अगला प्रश्न है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि? प्रश्न है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता है, या उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, या उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, या उसमें जो है कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है, उसकी प्रत्यास्था जो है वह अधिक होती है, इसलिए धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके द्वारा? पूछा जा रहा है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे मापी जाती है? ऑप्शन है, आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, या धूमकोहरा के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर क्या होगा? प्रश्न है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को जब मरकरी के पात्र में डालेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन है, मरकरी में वह डूब जाएगी, या मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, या अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, या मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका सही आंसर है, मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा? पूछा जा रहा है, पानी का पृष्ठ तनाव यदि उसमें अपमार्जक मिला देंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर है, घट जाता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य के पृष्ठ का जो है विशिष्ट गुण होता है।
अगला प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस देखते हैं, द्रव्य जो है ठंडा हो जाता है, या द्रव्य उबलने लगता है, या द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या द्रव्य वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसका सही आंसर है द्रव्य जो है वह उबलने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध को मथने से जो क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है। प्रश्न है, दूध को जब मथा जाता है तो क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है। ऑप्शन है, घर्षण बल के कारण ऐसा हो रहा है, या गुरुत्व बल, या अपकेंद्री बल, या श्यान बल के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसका सही आंसर है अपकेंद्री बल के कारण ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। पूछा जा रहा है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोटॉन का है, या इलेक्ट्रॉन का है, या न्यूट्रॉन का है, या अल्फा कण का है। तो इसका सही आंसर है अल्फा कण। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुल जो है एकत्र होंगे। प्रश्न है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले जो है वो एकत्र होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, तली के निकट होंगे, या तली के मध्य में होंगे, या गर्दन के निकट होंगे, या बुलबुले बोतल में एक समान से वितरित होंगे। तो इसका सही आंसर है बुलबुले गर्दन के निकट जो है एकत्रित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो ऑप्शन देखते हैं, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, या क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, या क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे, या क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पे। तो इसका सही आंसर है क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है। पूछा जा रहा है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो कैसा हो जाता है। यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपयुक्त कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है जी का मान जो है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें चक्रण कैसा होगा। प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें चक्रण कैसा होगा। एक जैसा चक्रण होगा, या विपरीत चक्रण होगा, या एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण होगा, या कोई चक्रण नहीं। तो इसका सही आंसर है उनमें विपरीत चक्रण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वह 6 है और इसका परमाणु भार जो है 12 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन हैं 6, 12, 18 या 0। तो इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं। पूछा जा रहा है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं। तो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है। पूछा जा रहा है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है। सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके जो है बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके जो है बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका सही आंसर है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।